नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। नेपाल में चीन की बाजी पलट गई है। पिछले 2 महीने में नेपाल ने चीनी खेमे से निकलने के लिए पूरा जोर लगाया है। यह सब इसलिए नहीं है कि उसे भारत से पुराने संबंध याद हो आए हैं या फिर पीएम खड़ग प्रसाद शर्मा ओली की मानसिकता भारत के प्रति बदल गई है, बल्कि चीन की विस्तारवादी नीति ने नेपाल के हाथ पांव फुला दिए हैं। जिस चीन की सह पर वह भारत को परेशानी में डालने चला था, वही चीन उसके अस्तित्व का दुश्मन बन गया है। ऐसे में नेपाल को सूझ नहीं रहा है कि वह इस मुसीबत से पीछा छुड़ाने के लिए क्या करे, क्योंकि एशिया में चीन की अकड़ तोड़ने के लिए भारत ही एकमात्र विकल्प है। लेकिन केपी शर्मा ओली ने जोश में आकर उसे ही नेपाल से नाराज कर दिया। भारत की नेपाल के लिए कितनी अहमियत है, ओली ने विजयदशमी के अवसर पर नेपाल के पुराने नक्शे के साथ ही जनता को बधाई दी है। ओली अपनी गलतियों को सुधारने के लिए खुद ही उसकी बागडोर संभाल रहे हैं, जो कि अब ओली के लिए नहीं, पूरे नेपाल के भविष्य के लिए जरूरी भी है। नेपाल के भारत के प्रति बदलते व्यवहार से भारत सरकार भी अपनी रणनीति में बदलाव ला रही है। चीन नेपाल के संखवा सभा, हुमला, गोरखा और रसवा जिलों में कई स्थानों पर अतिक्रमण कर चुका है। उसने नेपाल का पूरा गांव अपने क्षेत्र में शामिल कर लिया है। नेपाल चाहकर भी चीन का किसी तरह से विरोध नहीं कर पा रहा है। बताया जाता है कि नेपाली विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावली ने भारत सरकार से इस मामले में मदद की गुहार लगाई है। भारत अघोषित रूप से नेपाल की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही भारत के लिए नेपाल का रणनीतिक महत्व भी है। अगर ओली सरकार की तरफ से ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं भी आता है तो नेपाली जनता की भलाई के लिए इस विवाद में भारत सीधे हस्तक्षेप कर सकता है। ऐसी खबरें हैं कि भारत नेपाल की जमीन को छोड़ने के लिए चीन को मौखिक चेतावनी जारी कर सकता है। भारत रणनीतिक कूटनीतिक तौर पर चीन को इन इलाकों से दूर रहने की बात कह सकता है। चीनी कर्ज और जिनपिंग के दबाव का सामना कर रही नेपाली सरकार ड्रैगन का विरोध करने का साहस नहीं जुटा रही है। इसलिए नेपाल भीतर खाने भारत से रिश्ते पटरी पर लाकर भारत को आगे लाने के प्रयास कर रहा है। अब यह बात भी काफी साफ हो चुकी है कि बुधवार को रो प्रमुख सुमंत कुमार गोयल का ओली से मिलने का क्या मकसद था। जानकर आश्चर्य होगा, गोयल अपनी मर्जी से नेपाल में नहीं गए थे, बल्कि नेपाल सरकार ने उन्हें पूरी वस्तुस्थिति समझाने के लिए बुलाया था। यह बात भी गौर करने लायक है कि चीन द्वारा नेपाल की जमीन कब्जाने की जानकारी भारतीय खुफिया एजेंसी रो ने ही ओली सरकार तक सबसे पहले पहुंचाई थी। उसके बाद ओली ने यह मुद्दा खुद न उठाकर विपक्षी दलों को इस पर आंदोलन करने के लिए कहा था। दरअसल पीएम ओली चीन के सामने इतने बेबस थे कि वह सीधे चीन को अपना विरोध पत्र नहीं भेज सकते थे। उन्होंने विपक्षी पार्टियों से गुपचुप बैठक की और सारे हालातों की जानकारी उनको दी। उसके बाद तय हुआ कि विपक्षी नेता इस मुद्दे पर हंगामा करेंगे, जिसके बाद पीएम ओली घरेलू विरोध के दबाव का बहाना गढ़कर चीन पर अपना दबाव बढ़ा सकेंगे। हालांकि पीएम ओली की यह योजना परवान नहीं चढ़ सकी। चीन ने नेपाल के इस दावे को सिरे से ही खारिज कर दिया और जिन इलाकों की जमीन पर चीन ने भवन निर्माण किया या वहां लगे पिलर उखाड़े, उन्हें अपना हिस्सा बता दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, इन इलाकों में नेपालियों के प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगा दिया। चीन और नेपाल के बीच 1415 किलोमीटर लंबी सीमा है। चीन की सैन्य ताकत के मुकाबले नेपाल की शक्ति सुई के नोक के बराबर भी नहीं है। दूसरी खास बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में नेपाल का विशेष वजूद भी नहीं है। नेपाल को चीन के हाथों अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए उसी की टक्कर का भरोसेमंद साथी चाहिए था, परंतु ओली ने लिम्पू दुरालिपू लेक के मुद्दे पर एक तरफा फैसला लेकर भारत से नाराजगी मोल ले ली, जिससे नेपाल बिल्कुल अकेला पड़ गया। हालांकि कहने वाले यह भी कहते हैं कि भारत अपने सुरक्षा बलों और इंटेलिजेंस के माध्यम से नेपाल में चीन की प्रत्येक हरकत पर नजर रखे हुए था, किंतु ओली की बदजुबानी की वजह से खामोश रहा। बाद में खुफिया एजेंसियों द्वारा चीन द्वारा नेपाल की जमीन कब्जाने की सूचना मिली तो भारत को तुरंत सक्रिय होना पड़ा, क्योंकि अब यह मामला केवल नेपाल का नहीं रहा था, बल्कि इससे भारतीय सीमाओं को भी खतरा बढ़ गया था। भारत पहले ही चीन से लगती 3485 किलोमीटर सीमा पर उसके विस्तारवाद से लड़ रहा है। नेपाल ने रो चीफ सुमंत कुमार गोयल को पीएम ओली के साथ एक गोपनीय बैठक के लिए आमंत्रित किया। यह बैठक भी नेपाल की खुफिया एजेंसी एनआईडी द्वारा कराई गई है। रोही ज्यादातर सूचनाएं नेपाल की नेशनल इन्वेस्टिगेटर डिपार्टमेंट यानी एनआईडी को शेयर करती है। इस बैठक को लेकर नेपाल में काफी विरोध भी हुआ, क्योंकि रो प्रमुख से सीधे नेपाली प्रधानमंत्री की मुलाकात कूटनीति के हिसाब से सही नहीं मानी जाती है। नेपाल लगातार गुहार लगा रहा है कि भारत अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए चीन से उसकी जमीन को खाली कराने का प्रयास करे। अगर भारत ने ड्रैगन को नहीं रोका तो नेपाल के साथ उसके लिए भी खतरा बढ़ जाएगा। खासतौर से नेपाली विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावली इस मुद्दे पर लगातार भारत के संपर्क में है, जबकि भारत नेपाल में अपनी अगली रणनीति पर काम कर रहा है। बहुत कम लोगों को यह जानकारी होगी कि रो प्रमुख ने सिर्फ पीएम ओली से ही मुलाकात नहीं की है, बल्कि उन्होंने नेपाल के कई वरिष्ठ नेताओं और एनआईडी के प्रमुख से भी बात की है।
चूंकि यह दौरा नेपाल सरकार के अनुरोध पर हुआ है, इसलिए भारत एक बड़ी तैयारी के साथ नेपाल में अपना प्रभाव पूर्ववत बनाए रखना चाहता है। भारत नेपाल के सभी दलों को यह बताने का प्रयास कर रहा है कि वह नेपाल की किसी एक पार्टी का समर्थक नहीं है, बल्कि एक मजबूत और खुशहाल नेपाल भारत के सदैव हित में है। यूं भी नेपाल की मजबूती के लिए सभी पक्षों को एक साथ लेकर चलना जरूरी है, अन्यथा कमजोर नेपाल अगर चीन के हित में है तो भारत को भी इससे बड़ा नुकसान है। ड्रैगन के खतरनाक विस्तारवाद का मुकाबला करने के लिए एकजुट होना कहीं ज्यादा जरूरी है। सिर्फ नेपाल में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी कयास लगाए जा रहे हैं कि नेपाल में चीनी घुसपैठ के खिलाफ भारत आक्रामक रुख अख्तियार कर सकता है। नेपाल के सुरखेत में भारत का एयरबेस मौजूद है। भारत इस एयरबेस पर अपने लड़ाकू विमानों की संख्या में इजाफा करके चीन को सीधा संकेत दे सकता है। इसके अलावा भारत देश में मौजूद गोरखा रेजिमेंट से बड़ी तादाद में नेपाली गोरखा सैनिकों को चीन से लगते नेपाली बॉर्डर पर तैनात कर सकता है। हालांकि ऐसा करने में भारत के सामने कई जोखिम भी हैं, मगर चीन के विस्तारवाद को रोकने के लिए भारत को कुछ न कुछ करना जरूरी है। अगर नेपाल की ओली सरकार इसके लिए सहमत भी नहीं होती है तो भारत को फिर भी एक्शन में आना जरूरी है। पीएम ओली के भीतर से चीन का डर अभी भी नहीं निकला है। वह चीन को सीधे मुंह बोलने से बचते हुए दिख रहे हैं, मगर उनमें इतनी हिम्मत जरूर आई है कि उन्होंने भारत के प्रति अपने शुरू में न सिर्फ बदलाव किया बल्कि विवादित मुद्दों को फिलहाल किनारे कर दिया है। भारत के लिए ओली ज्यादा महत्वपूर्ण भी नहीं है, बल्कि नेपाली जनता भारत पर दिल से भरोसा करती है। भारत अगर नेपाल में सब कुछ ठीक करने की खातिर एक्टिव हुआ है तो वह नेपाली जनता के भरोसे की अहमियत है। भारत के इसमें अपने कुछ स्वार्थ हो सकते हैं, लेकिन दोनों देशों के मेलजोल और भाईचारे की अद्भुत मिसाल है। भारत चाहकर भी नेपाली जनता को उनकी सरकार की गलत नीतियों के भरोसे नहीं छोड़ सकता है। ओली कैबिनेट में पूर्व रक्षा मंत्री ईश्वर पोखरेल जैसे भारत विरोधी और जिनपिंग के चमचे मौजूद है तो विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावली जैसे देशभक्त भी नेपाल में रहते हैं। वे भारत समर्थक होने के साथ क्षेत्रीय शक्ति संतुलन के जानकार नेता है। उन्हें चीन की नीतियों की समझ भी है और भारत की नेपाल के लिए अहमियत भी मालूम है। यही कारण है कि ग्यावली ने तमाम विवादों के बावजूद भी धैर्य से काम लिया और भारत से रिश्तों को ठीक करने के लिए एक दरवाजा सदैव खुला रखा। ग्यावली के प्रयासों के बाद ही ओली की बोली पर पूर्ण विराम लग सका। अब यह जिम्मेदारी भारत पर आ गई है कि वह सीधे नेपाल में एंट्री करके उसे चीन के चंगुल से बचाने का प्रयास करे। चीन नेपाल में काफी गहरे तक अपनी पैठ बना चुका है। चीन ने इस देश में $1.5 अरब डॉलर से भी ज्यादा निवेश किया है और नेपाली सरकार उससे अधिक कर्ज लेने को मजबूर हुई है। नेपाल की हालात करीब करीब श्रीलंका के हालात के समांतर होती जा रही है, क्योंकि नेपाल में भारत और चीन ही दो बड़े निवेशक हैं। नेपाल किसी दूसरे देश से ज्यादा मदद की उम्मीद भी नहीं कर सकता है। भारत के लिए यह बड़ी चुनौती है कि वह नेपाल में चीन का जवाब किस तरह से दे पाएगा। वैसे भी हर मुद्दे का समाधान सैन्य विकल्प नहीं होता है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।